अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ भाई, आज के इस क्लास में हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे अपने चैप्टर को। जो हम रोटेशनल मोशन जो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, उसका एक और लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम दे चुके हैं। पहले हम इस लेक्चर में रोटेशनल मोशन को क्लियर करेंगे थोड़ा सा फिर से, जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन और उसके कुछ टाइप्स हमने थोड़ा सा आपको समझाया। उसमें हमने देखा रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, या हमने देखा कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दी थी हैंड फैन की, और हैंड फैन में मैंने कहा था कि ये हमारे पास हैंड फैन है, यानी जिसका आप ये एक्सिस हाथ में पकड़कर घुमाते हो और अपने आप को हवा देते हो, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये कहा था कि भाई इस हैंड फैन के कई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। मैं इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में से 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यहाँ पर फिलहाल लोकेट कराऊंगा। ये पॉइंट्स ए, बी एंड सी से रिप्रेजेंट होते हैं। दरअसल ये जो पूरी की पूरी बॉडी है, ये जो पूरा का पूरा हैंड फैन है, ये बना ही किसका है? ये बना है बहुत सारे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। यानी हर एक चीज़, जैसे मैंने कहा कि पार्टिकल्स की बनी होती है, आप जानते हैं एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिनकी कोई चीज़ बनी होती है। तो ये चीज़ भी, ये हैंड फैन भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बना है। तो उनमें से एक पार्टिकल है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। अब इन पार्टिकल्स को अगर आप एक्स एक्सिस से देखें तो इनको डिफरेंट डिस्टेंसेस से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मान लीजिए ए की डिस्टेंस, जो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज r1, और बी की जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से वो है r2, और सी की जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से वो क्या है? वो है r3। अब जैसे ही आप इस बॉडी को घुमाएंगे इस एक्सिस पर, जब आप इसको घुमाएंगे, इन्हें रोटेट करवाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, पिछले क्लास में भी हमने यही कहा था कि ये जो पॉइंट ए है या पार्टिकल ए है, ये मूव करेगा इस तरह से इस एक्सिस के इर्द गिर्द। यानी जब आप पूरी बॉडी को ही रोटेट कर रहे हैं तो इसका ये पार्टिकल जो है ये भी मूव कर रहा है और ये इस तरह से घूमेगा। अगर ये एक्सिस, ये मार्कर है, ये पेन है, ये एक्सिस जो है ये पेन है, तो जब ये बॉडी घूमेगी इस एक्सिस पर, तो जब आप इस एक्सिस को घुमाएंगे तो ये बॉडी इस तरह से घूमेगी इस एक्सिस पर। तो व्हाट विल हैपन टू दिस पॉइंट, दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल भी इस एक्सिस पर घूम घूम के इस तरह से जाएगा, इसके इर्द गिर्द जाएगा और एक सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करेगा। ये भी सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करेगा, ये भी। ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया कि ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स will describe their respective circular paths around this axis of rotation, and इन सब के जो सेंटर्स होंगे, यानी इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस एक्सिस पर होगा, इसका भी जो सेंटर होगा वो इस एक्सिस पर होगा, इसका भी जो सेंटर होगा वो इस एक्सिस पर होगा। तो रोटेशनल मोशन में हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो सारे पार्टिकल्स होते हैं, ये पॉइंट्स हमने लिस्ट किए थे, नोट डाउन किए थे पिछले लेक्चर में, कि हमने एक चीज तो ये देखी थी कि सारे पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं रोटेशनल मोशन में, किसी बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो रोटेशनल मोशन, जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है, ऑल दोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ्स अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक तो ये। दूसरा, द सेंटर्स ऑफ दो सर्कुलर पाथ्स लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उन सारे सर्कुलर पाथ्स के सेंटर्स जो है वो कहाँ रहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। नंबर 2 हो गया ये। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है द रेडियस ऑफ दो सर्कुलर पाथ्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट सेम। मैं आपको बताऊंगा कि ये देख लीजिए, ये इसका इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है? r1, लेकिन ये जो सर्कुलर पाथ बनाएगा उसका रेडियस क्या रहेगा? उसका रेडियस रहेगा r2। तीसरा पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ बनाएगा उसका रेडियस रहेगा r3। अब ये ए बी सी जो है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इक्वल नहीं है। ये पार्टिकल नजदीक है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, बी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, सी जो है वो किसी और डिस्टेंस पर है। जब इनके सर्कुलर पाथ्स बनेंगे तो सर्कुलर पाथ जब बनते हैं
तो उनके रेडियस जो होंगे सेम नहीं होंगे। तो 3 पॉइंट्स आपने देख लिए। एक, जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सर्कुलर पाथ से डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा पॉइंट, उन सर्कुलर पाथ्स के जो सेंटर्स होते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होते हैं। तीसरा पॉइंट, जो सर्कुलर पाथ्स बनते हैं उनके रेडियस सेम नहीं होते बिकॉज देयर रेडियस डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज पार्टिकल्स और डिस्टेंसेस ऑफ दीज पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जब इन पार्टिकल्स की डिस्टेंसेस सेम नहीं है, डिफरेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन व्हाट विल हैपन, उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो सर्कुलर पाथ्स डिस्क्राइब हो गए वो सर्कुलर पाथ्स जो है उनके रेडियस सेम नहीं होंगे। तो फिर उस रेडियस की वजह से क्या होगा? देखिए, जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होता है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन में होता है, मैं यहां पर एक सर्कुलर पाथ बनाऊंगा और आप जरा देख लीजिए, अगर हम ये कहेंगे कि एक पार्टिकल पॉइंट ए से, यानी इस पॉइंट से यहां पॉइंट बी तक आ गया, या मैं यहां पर पी लिखूंगा, पॉइंट पी से, क्योंकि ए मैं पहले ही दे चुका हूं नाम किसी और यहाँ के पॉइंट को, तो यहाँ अगर पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट क्यू है, तो अगर एक पार्टिकल पॉइंट पी से कहाँ जाता है, पॉइंट क्यू तक, ये सर्कुलर पाथ पर, तो ये किसी टाइम में यहाँ से यहाँ तक तो जाता है, इसकी एक लीनियर वेलोसिटी बनती है, साथ में इसने एंगल भी डिस्क्राइब किया, एंगुलर वेलोसिटी भी बन गई। आप ये पहले से जानते हैं, सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ाया है, दिस लीनियर वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो v, और जो एंगुलर वेलोसिटी होती हैं वो ओमेगा, और आप जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन हम पहले ही कर चुके हैं। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में हो, उस सर्कुलर पाथ में जाने से उसकी एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी, उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ये कोई एंगल भी डिस्क्राइब करता जाएगा एट द सेंटर। तो एक टाइम में ये पॉइंट पी से गया कहाँ, पॉइंट क्यू तक, मगर उस टाइम में तो इसने एंगल भी डिस्क्राइब किया और ये डिस्टेंस भी ट्रैवल की, एक लीनियर वेलोसिटी भी इसकी होगी, एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, और दोनों का रिलेशन ये है। अब अगर ये पार्टिकल ए, ये कब होता है, जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में होता है। तो जब ये पार्टिकल ए हम देखेंगे, ये सर्कुलर मोशन में है, ये बी जो है ये भी, ये जब बॉडी रोटेट करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हमें दिखेंगे। तो जब ये सारे सर्कुलर मोशन में हैं तो इनकी एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी, इनकी एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। अगर पता लगाएं भाई इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, इस ए की, तो वो लीनियर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, रेडियस पर। तो रेडियस इन सारे पार्टिकल्स का, यानी ये डिस्टेंस जो है ना यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यही तो रेडियस बनेगा इसके सर्कुलर पाथ का। इसी तरह से ये जो पॉइंट बी है, पार्टिकल बी है, इस पार्टिकल बी का जो रेडियस है यानी डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेडिएशन, जब ये पार्टिकल डिस्क्राइब करेगा सर्कुलर पाथ, इसका उस सर्कुलर पाथ का रेडियस ही डिस्टेंस बनेगी। इसके सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस रेडियस क्या बनेगा, ये डिस्टेंस बनेगी, ये r3। मगर ये डिस्टेंसेस सेम नहीं है तो इनके सर्कुलर पाथ्स के रेडियस भी सेम नहीं है, पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। जब इस पार्टिकल का एक सर्कुलर पाथ बन गया, इसने सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब की, जब ये बॉडी रोटेट हो गई, रोटेशनल मोशन में जब ये बॉडी थी तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में थे, तो इस बॉडी ने, इस पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन था, उस सर्कल का सर्कुलर पाथ का रेडियस कुछ और था, इसका रेडियस कुछ और था, इसका रेडियस कुछ और, लिहाजा इसकी लीनियर वेलोसिटी इसकी और इसकी एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि आप देखते हैं v डिपेंड करता है r पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी लीनियर वेलोसिटी को रखता हूं v1, तो वो क्या हो सकता है, r1 ओमेगा। v2 इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, वो क्या हो सकती है, r2 ओमेगा, और तीसरे की v3 r3 ओमेगा। अब r1 r2 r3 तो सेम है नहीं, तो लीनियर वेलोसिटीज इन पार्टिकल्स की सेम नहीं होगी, मगर एंगुलर वेलोसिटीज इन सारे पार्टिकल्स की सेम। एंगुलर वेलोसिटी सेम क्यों है, क्योंकि देख लीजिए, अगर इस मार्कर का ये टिप पार्टिकल ए है, ठीक है ना, मैं ये मार्कर का टिप ले लेता हूं पॉइंट ए, चलिए ये ले लेता हूं पॉइंट बी, ये मार्कर का जो टिप है यही है ये पॉइंट बी या पार्टिकल बी। अब जब बॉडी रोटेट हो गई इस तरह से, तो ये टिप जो है इसने एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया ऐसे, तो इस बी ने सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया। मगर अगर किसी टाइम में इसने मान लीजिए ये एंगल बनाया, यानी ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ गया, तो एक एंगल इसने डिस्क्राइब किया, ये मूव हो गया बाय सम एंगल, सपोज वो एंगल है
60 डिग्रीज। अगर ये मूव हो गया है बाई 60 डिग्रीज तो ये भी तो मूव होगा उसी टाइम में 60 डिग्रीज, ये भी मूव होगा 60 डिग्रीज। वाई? क्यों? क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी बॉडी जो है रोटेशनल मोशन में है। ये हैंड फैन को जब आपने पकड़ा और घुमाया, तो जब ये हैंड फैन घूम रहा है, जब ये हैंड फैन मूव कर रहा है, जब ये रोटेट कर रहा है, तो ये सारे पार्टिकल्स जो है इनका सर्कुलर मोशन बन रहा है। लेकिन जितने एंगल से ये आगे गया उतना एंगल इसने डिस्क्राइब किया, उतना ही एंगल इसने डिस्क्राइब किया, उतना ही इसने डिस्क्राइब किया। ये नहीं कि एक पीछे रह गया और एक आगे आ गया। सारे पार्टिकल्स बॉडी पर हैं और बॉडी ही रोटेट हो रही हैं, तो एक ही एंगल से सारे मूव हो रहे हैं। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी इन सारे पार्टिकल्स की सेम रहेगी, मगर लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी। अब सर्कुलर रोटेशनल मोशन के बारे में आपने ये और एक पॉइंट जान लिया कि जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं उनकी लीनियर वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं, बट एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। इस तरीके से हम रोटेशनल मोशन को डिफाइन कर सकते हैं और हम कह सकते हैं अपने इन कंक्लूजन्स पर की बुनियाद पर, जिनको हमने ड्रॉ किया, जिनको हमने सीख लिया, तो हम उन कंक्लूजन्स की बुनियाद पर कह सकते हैं एक बॉडी उस वक्त मानी जा सकती है कि ये रोटेशनल मोशन में है। तब जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में हो और उन सर्कुलर पाथ्स के जो सर्कुलर मोशन में हो और वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटीज डिफरेंट हो मगर एंगुलर वेलोसिटी सेम। Rotational motion is the motion in which the constituent particles of a body in rotation, जो body rotation में है उसके जो constituent particles है, are all in circular motions, वो सारे होने चाहिए किसमें? circular motion में, such that their linear velocities are different but their angular velocities are same। वो सारे circular motion में होने चाहिए ताकि इस तरह से कि उनकी linear velocities same नहीं होंगी लेकिन उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम हो। जब ऐसा मोशन कहीं पर हो कि एक बॉडी जब उस वक्त मानी जाएगी कि ये रोटेशनल मोशन में है जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सर्कुलर पाथ्स डिस्क्राइब करें और उन सर्कुलर पाथ्स को डिस्क्राइब करने में उनकी लीनियर वेलोसिटीज डिफरेंट हो और एंगुलर वेलोसिटी सेम हो। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं रोटेशनल मोशन ठीक है ना। वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं, ये नहीं आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। शाबाश। रोटेशनल मोशन तो फिर भी नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को एडजस्ट कर लेता हूँ। रोटेशनल मोशन, इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं। ये the body is said to be in rotational motion about an axis shabash, if its constituent
particles describe circular paths during the motion such that their linear velocities are different but angular velocities are same. तो ये हमने क्या किया, ये हमने डेफिनेशन बताई आपको इसकी रोटेशनल मोशन की। मैं इसको थोड़ा सा वीडियो में लाता हूँ, अब आप लिख सकते हैं क्या लिखा हमने। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस if its constituent particles describe circular paths during the motion such that their linear velocities are different but angular velocities are same। तो ये एक रोटेशनल मोशन है। अब रोटेशनल मोशन में जो इसका मैथमेटिक्स है वो हमें ज़रा देखना पड़ेगा। हाँ जी, ये देख लीजिए, ये हम एक फिर से ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये एक बॉडी ले लेते हैं। हैंड फैन एक बहुत अच्छी एग्जांपल रहती है, तो हम एक हैंड फैन ले लेते हैं। अब इस हैंड फैन में मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये एक और पार्टिकल है, जिनकी डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपने देखा कि जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो ये सारे पार्टिकल्स सच एज ए, बी एंड सी सर्कुलर मोशंस में होंगे, और अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी को v1 रखते हैं तो ये r1 ओमेगा, दूसरे की v2 तो उसकी v2 होगा r2 ओमेगा, ये अभी हमने देखा, और v3 हमने देखा, शाबाश, r3 ओमेगा। अब और कई चीज़ें हैं जो हमें रोटेशनल मोशन में देखनी होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं तो वहाँ कई क्वांटिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं जिनका वहाँ पर एक खासा रोल होता है उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। मिसाल के तौर पर वहाँ पर होती है एक बॉडी की वेलोसिटी। जब हम कहते हैं बॉडी इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड, उस वक्त हमारे कहने का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी v, क्योंकि बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है। मगर जब एक बॉडी रोटेट करेगी तो इस रोटेशनल वेलोसिटी का कोई मतलब बॉडी के लिए नहीं होता है, बल्कि बॉडी के लिए एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है। मतलब एक फैन जो है ये मूव कर रहा है, एक फैन का रोटेशन हो रहा है, एक फैन घूम रहा है, तो इसकी कोई लीनियर वेलोसिटी फैन की एज सच नहीं होगी, उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी। लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर देखे जाए तो उनकी लीनियर वेलोसिटी होगी। मगर हमारे लिए जब हम कहेंगे कि द फैन इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, तो उस वक्त वो लीनियर वेलोसिटी हमारे लिए नहीं होती है, वो उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो जब हम इन रोल्स को देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिस तरह से कुछ बहुत सारी क्वांटिटीज ट्रांसलेशनल मोशन में अपना रोल प्ले करती है, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो जो लीनियर वेलोसिटी है उसके बदले यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी अपना रोल प्ले करती है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हम जांचना चाहते हैं, हम मेजर करना चाहते हैं, कभी पता लगाना चाहते हैं, और हम बात करते हैं किस वेलोसिटी की, हम बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी की। लेकिन यहाँ रोटेशनल मोशन में हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की। ठीक है कि नहीं। अब कई मोशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, जिनमें एक बॉल जो है, मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल, ये कई रेफरेंसेस में, कई टेक्स्ट बुक्स में आई हैं, तो आपके बोर्ड वाली टेक्स्ट बुक में भी है, और आपके ये जो एस सी वर्मा है उन्होंने भी ये लिखा है कि अगर हम एक बॉल ले लेते हैं और बॉल को ऊपर फेंकते हैं,
तो जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो होता क्या है, देखिए बॉल आपने यहाँ से ऊपर फेंकी, आपके हाथ में थी, आपके हाथ में बॉल थी, इस बॉल को आपने ऊपर फेंका, लेकिन जैसे ऊपर फेंका आपने इसको स्पिन भी करवाया इस तरह से। तो जैसे ही ये बॉल यहाँ पर आ गई तो ये आई कैसे, ये ऐसे 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 गोल गोल घूमती हुई स्पिन करती हुई यहाँ तक पहुँच गई, ऊपर वाली पोजीशन तक। तो एक तो इसने यहाँ से यहाँ तक एक सीधा ही स्ट्रेट पाथ ट्रैवल कर दिया, तो ये तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। तो लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि बॉल की लीनियर वेलोसिटी क्या है जब आपने इसको नीचे से ऊपर फेंक दिया, तो हम देख सकते हैं किस वेलोसिटी से ऊपर गई। मगर साथ में क्या हुआ कि ये बॉल स्पिन भी कर गई। अगर आप इस बॉल पर ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को लोकेट करें, मान लीजिए ये पार्टिकल है बॉडी का, इस बॉल का कांस्टेंट पार्टिकल है। जब आप इस बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो होता क्या है कि ये ऊपर तो जाती है, लेकिन इस पॉइंट का क्या होता है, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा। मगर अब वो सर्कुलर पाथ इस तरह बनेगा, इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, यानी ये एक स्प्रिंग की तरह एक हेलिक्स बनेगा। यानी इस पार्टिकल की मोशन यहां से होगी, ये जैसे बॉल घूमती जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए मार्कर में ऊपर फेंक रहा हूं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब जरा इस पार्टिकल को देख लीजिए, इसका क्या हो रहा है, मार्कर यहां से यहां तक गया, तो हमने क्या कहा, जब ये मार्कर नीचे से ऊपर गया या ये बॉल नीचे से ऊपर गई तो हम क्या कहेंगे, भाई इसका एक ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही, इसकी कोई लीनियर वेलोसिटी भी होगी। लेकिन साथ में जरा इस मार्कर के टिप को देख लीजिए, इसने क्या किया, ये इस तरह से घूमा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ऊपर आते हुए ये ऐसे 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 एक हेलिक्स की तरह या इस तरीके की मोशन इसको होगी। जैसे कि मान लीजिए इसका पाथ जो है, अगर हम उसको डिस्क्राइब करें, अगर उसको ड्रॉ करें, तो उस पाथ में आपको एक स्प्रिंग जैसी चीज मिलेगी। ये जो स्प्रिंग की शेप होती है वही इस पाथ की शेप रहेगी, एक हेलिकल स्प्रिंग हम कह सकते हैं। तो एक तो ये मोशन लीनियर, इसमें एक लीनियर वेलोसिटी भी आ गई, और दूसरा जिस वेलोसिटी से आप इसने, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगी, क्योंकि ये पार्टिकल तो ये घूम भी रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी से। आई बात समझ में। मगर अगर ये बॉडी अपनी जगह ही है, मान लीजिए फैन की तरह एक ही जगह घूम रही है ये बॉडी, इस तरह से आगे पीछे नहीं जा रही। फैन तो सीलिंग फैन है, एक जगह आपने फिक्स कर दिया तो वो फैन जो है एक जगह घूम रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी की यहाँ पर बॉडी के बारे में बात नहीं होगी, यहाँ पर इसकी सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसीलिए हम कहते हैं अगर खाली रोटेशनल मोशन है तो वहाँ लीनियर वेलोसिटी का रोल प्ले करती है। यानी जिस तरह लीनियर वेलोसिटी की इंपॉर्टेंस होती है ट्रांसलेशनल मोशन में, उसी तरह से सिर्फ जब रोटेशनल मोशन होगी, प्योर रोटेशनल मोशन होगी, उसमें इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एंगुलर वेलोसिटी। मगर जब एक कॉम्प्लेक्स मोशन होगी जिसमें आपने ये बॉल की मोशन ले ली, ठीक है ना, एक ड्रम को जमीन पर रख दीजिए, गैस सिलेंडर खाली या पड़ा है या भरा पड़ा है, आपने इसको जमीन पर पटक दिया, अब आप इसको धकेल रहे हैं, रोल करवा करवा के आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कोई डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है, इसकी कोई लीनियर स्पीड भी है, मगर अब ये घूम भी रहा है, इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो जब एक कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ट्रांसलेशनल मोशन भी आएगा, रोटेशनल मोशन भी, जब ये दोनों मोशंस किसी बॉडी में होंगी तो उस वक्त यकीनन लीनियर वेलोसिटी भी होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। लेकिन प्योर रोटेशनल मोशन में जब सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में एक रोटेशनल मोशन होगी और एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह विदाउट ट्रैवलिंग, विदाउट मूविंग अहेड, विदाउट ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, अपनी ही जगह अगर वो रोटेट कर रहा है, तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ होगी और लीनियर वेलोसिटी का रोल यही एंगुलर वेलोसिटी प्ले करेगी। अब लीनियर वेलोसिटी को आप मेजर करते हैं s/t, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको आप मेजर करेंगे, शाबाश, कैसे, इसको आप मेजर करेंगे थीटा डिवाइड बाय टाइम, जो इसने एंगल डिस्क्राइब किया, ठीक है ना, कितने टाइम में डिस्क्राइब किया, एंगल डिस्क्राइब पर यूनिट टाइम, वो एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि घूम रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। अगर एक देख रहे हैं आप वॉल क्लॉक पर एक मिनट हैंड है, तो ये मिनट हैंड अभी 12 बज गए थे, यहाँ पर था, फिर यहाँ घूमते घूमते कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो इस टाइम में इसने ये एंगल डिस्क्राइब किया। तो जो भी चीज़ घूमती है रोटेशनल मोशन में होती है तो उसका क्या होगा, वो कोई एंगल डिस्क्राइब करेगी। सर्कुलर मोशन में अगर होगी बॉडी तो उसका कोई एंगल डिस्क्राइब होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर कोई एंगुलर वेलोसिटी इस पार्टिकल की भी होगी। सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स की अभी आपने देखा वो एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, यानी इस बॉडी की ही वही एंगुलर वेलोसिटी होती है जो किसी भी एक कांस्टेंट पार्टिकल की हो।
और थीटा डिवाइड बाई टी वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, और थीटा यहाँ पर रेडियंस में मेजर होगा, ये जानते हैं आप, टाइम यहाँ सेकंड्स में, ऐसा यूनिट इसमें, तो लिहाजा रेडियन पर सेकंड इस वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा। तो क्या देखा आपने, जब एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन जब रोटेशनल मोशन होता है लीनियर वेलोसिटी का रोल प्ले हो जाता है, उसकी ही बराबर इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर एक और वेलोसिटी जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और उसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड आता है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर या किसी कर्व पर जाती है, अगर उसकी कोई लीनियर वेलोसिटी है और वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो उसका कोई एक्सेलरेशन आएगा, और उस एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सी होती है, उस वक्त लीनियर वेलोसिटी होती है। आए बात समझ में। यहां पर अगर एक बॉडी रोटेट करते करते, मान लीजिए एक फैन रोटेट कर रहा था हाई स्पीड से, आपने थोड़ा धीमे रखा, आपने इसको दूसरे नंबर पर रख दिया और इसकी स्पीड कम हो गई, या आपने इसकी स्पीड को ज़्यादा कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इसका जो रोटेशनल एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होगा। जिस तरह ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन बॉडी का, लीनियर वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज डिक्रीज होती है, इसी तरह रोटेशनल मोशन में जो है एंगुलर वेलोसिटी आप इंक्रीज करवा सकते हो या डिक्रीज करवा सकते हो, और इसमें भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मैंने पहले कहा इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, तो वो मैं करेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी बहुत तेज़ी से घूम रही है या उसके जो रोटेशनल स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, तो यकीनन उसमें भी एक एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन उस एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे और इस तरह से उसको मेजर नहीं करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो बल्कि उसको हम मेजर करेंगे इस तरह से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंड दिस इज नाउ कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह आप ट्रांसलेशनल मोशन में देखते हैं लीनियर एक्सेलरेशन बॉडीज में प्रोड्यूस होता है, इसका रोल कौन यहाँ पर प्ले करेगा, एक एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, और वो एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, शाबाश, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, लीनियर वेलोसिटी इन ट्रांसलेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन में आप पाएंगे एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन इन ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में आप पाएंगे, शाबाश, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ इसका यूनिट क्या होगा जरा बताइए। एक्सेलरेशन का होता है यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, रेडियन पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम, हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आप आगे भी देखेंगे कि जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी, या तो वो रोटेशनल मोशन बिल्कुल प्योर होगी, मतलब प्योर का मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी, या तो फिर एक बॉडी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में एक साथ ही हो सकती है। अब एक बुलेट को ले लीजिए, एक बुलेट आपने फायर किया, बुलेट जब हम गन से फायर करते हैं तो वो क्या होता है वो इस तरह से ड्रिल भी, वो इस तरह से स्पिन भी करती है, वो बुलेट जो होता है वो इस तरह से एक घूमती भी है और आगे भी चलती है, स्पिन भी करती रहती हैं और आगे भी ट्रैवल करती रहती है। तो इसका मतलब इसकी कोई लीनियर स्पीड भी है, इसकी एंगुलर स्पीड भी है। इसी वजह से जब एक बुलेट इसी वजह से जब एक बुलेट को फायर किया जाता है, अगर वो किसी चीज पर लग जाती है तो वो उसको ड्रिल करके जाती है, उसमें एक फाइन होल बना के जाती है। आप कह सकते हैं एक शीशे पर बुलेट लग गई, शीशा टूटा नहीं बल्कि शीशे में एक होल ड्रिल हो गया, क्योंकि बुलेट की दो वेलोसिटीज, एक लीनियर जो इसको आगे बढ़ा रही है और दूसरा एंगुलर, और दूसरा इसकी जो रोटेशन है, यानी काइनेटिक एनर्जीज भी अब दो होगी, एक शाबाश ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से आगे बढ़ी बुलेट, और दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब ये घूम रही है तो रोटेशनल मोशन में है, और उस मोशन की वजह से भी जो इसको एनर्जी मिलेगी उसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे इसमें, लेकिन मैंने एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इन दो लेक्चर्स में आपको दे दिया रोटेशनल मोशन में, और आगे वाले लेक्चर्स में इंशाअल्लाह रहमान हम इस चैप्टर को, इसके टॉपिक को हम शुरू करेंगे।